प्यारे मित्रों, संबोधि क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के साहित्यिक साक्ष्यों या स्रोतों के अध्ययन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कुछ और चीजों पर इस वीडियो के द्वारा हम लोग चर्चा करेंगे। चीनी पर्यटक फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय जबकि ह्वेनसांग हर्षवर्धन के राज्यकाल में भारत की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति का विवरण देता है। कहने का आशय यह कि कहीं न कहीं फाहियान के लेखन से हमें चंद्रगुप्त द्वितीय के समय के भारतीय परिस्थितियों की जानकारी प्राप्त होती है, जबकि ह्वेनसांग के लेखन से हमें हर्षवर्धन के काल की परिस्थितियों की जानकारी प्राप्त होती है। पुराणों की कुल संख्या 18 है। पुराणों में कहा गया है कि युग कुल मिलाकर 4 हैं: कृत युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कली युग। पुराणों में कहा गया है कि जैसे जैसे हम एक युग से दूसरे युग की तरफ जाते हैं तो वैसे वैसे सामाजिक मूल्यों, मान्यताओं का पतन होता है। कहने का आशय यह कि यदि कृत युग से त्रेता युग की तरफ जाएं या त्रेता युग से द्वापर युग की तरफ जाएं या द्वापर से कलयुग की तरफ जाएं तो नैतिक मूल्यों और सामाजिक मानदंडों का अधःपतन होता है, ऐसा पुराणों में कहा गया है। विक्रम संवत जो अस्तित्व में आया 57 ईस्वी पूर्व में, शक संवत जो अस्तित्व में आया 78 ईस्वी में और गुप्त संवत जो अस्तित्व में आया 319 ईस्वी में, इसके बारे में हमें ध्यान में रखना होगा। विक्रम संवत को 57 ईस्वी पूर्व में विक्रमादित्य ने लॉन्च किया, जबकि विक्रम संवत को विक्रमादित्य ने लॉन्च किया। शक संवत को कनिष्क ने 78 ईस्वी में लॉन्च किया और गुप्त संवत को 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने लॉन्च किया। वान भट्ट के द्वारा रचित ग्रंथ हर्षचरित भी प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन हेतु एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है और हर्षचरित को संस्कृत भाषा का पहला गद्य जीवन चरित माना जाता है। संध्याकर नंदी ने 12वीं सदी में रामचरित की रचना की, जिसमें पाल वंश के शासक रामपाल और कैवर्त या मछुआरे जाति के किसानों के बीच होने वाले युद्ध और इस युद्ध में रामपाल के विजय का विवरण या वर्णन दिया गया है या किया गया है। विलहन ने विक्रमांक देव चरित में कल्याणी के चालुक्य शासक विक्रमादित्य पंचम के पराक्रमों का वृतांत प्रस्तुत किया है। उत्तरी केरल या नॉर्दर्न केरला के मूसिक राजवंश के बारे में हमें जानकारी 11वीं सदी में अतुल द्वारा रचित मूसिक ग्रंथ पुस्तक से प्राप्त होती है। इसी प्रकार से कश्मीर के राजाओं के चरित्रों का संग्रह राजतरंगिणी, जिसे राजाओं की धारा कहा जाता है, की रचना कलहन द्वारा 12वीं सदी में की गई। अब हमें प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित कुछ भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में ध्यान में रखना होगा कि कौन सा क्षेत्र किन किन नदियों से घिरा हुआ था। जैसे उड़ीसा या कलिंग देश की अगर बात की जाए तो उड़ीसा के उत्तर में या उड़ीसा की उत्तरी सीमा महानदी नदी बनाती थी या बनाती है
और दक्षिणी सीमा गोदावरी नदी बनाती है। कहने का आशय यह कि उड़ीसा या कलिंग प्रदेश महानदी नदी से गोदावरी नदी तक विस्तृत है। इसी प्रकार से गोदावरी नदी से कृष्णा नदी तक आंध्रा विस्तृत है या आंध्र प्रदेश विस्तृत है। इसी प्रकार से कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच तमिलनाडु स्थित है। इसी प्रकार से ताप्ती या दमनगंगा और भीमा नदियों के बीच महाराष्ट्र विस्तृत है। कर्नाटका भीमा एवं ऊपरी कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों से घिरा हुआ है। हमारे लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि दक्षिण भारत के वे क्षेत्र जो तीन तरफों से समुद्र से घिरे हैं उन्हें प्रायद्वीप कहा जाता है। और उसमें जो पूर्वी तट है, पूर्वी तट को हम सामान्यतः कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं या पूर्वी तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है और प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी तट को मालाबार तट कहा जाता है। जहां तक मध्य प्रदेश की बात है तो मध्य प्रदेश के पश्चिम में चंबल नदी, पूरब में सोन नदी और दक्षिण में विंध्य पर्वत एवं नर्मदा नदी स्थित है। तो मित्रों, इस वीडियो और इसके पहले के वीडियो के द्वारा हम लोगों ने प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के साहित्यिक साक्ष्यों का अध्ययन किया। ऐसे प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के क्रम में हर एक काल के दौरान हम लोग महत्वपूर्ण साहित्यिक और पुरातात्विक साक्ष्यों पर भी एक नज़र दौड़ाते चलेंगे। इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने साहित्यिक साक्ष्यों पर संक्षिप्त रूप में या संक्षेप में चर्चा की। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपने मित्रों के बीच शेयर करें। आप लोगों का धन्यवाद।